नमस्कार. इंडी जर्नलच्या इन फोकस कार्यक्रमात आपलं स्वागत आहे. आज आपल्यासोबत आहेत रिक्ता कृष्णस्वामी, ज्या ऑल इंडिया गिग वर्कर्स युनियनचं काम करतात आणि गिग वर्करमध्ये त्या दिल्लीमध्ये सातत्यानं काम करत आहेत आणि त्या नुकत्याच पुण्यातील एका मिटिंगसाठी त्या कामगारांच्या मिटिंगसाठी त्या पुण्यात आल्या होत्या. तर त्यानिमित्तानं आपण त्यांच्याशी गिग वर्कर्स कोण आहेत, त्यांचे प्रश्न काय आहेत, नेमकं त्यांची युनियन का गरजेची आहे आणि त्या नेमकं काय काम करतात आणि कामगारांच्या प्रश्नाकडे जनतेने का लक्ष द्यायला पाहिजे या संदर्भात आपण त्यांच्याशी आज चर्चा करणार आहोत. वेलकम. थँक्स फॉर हॅव्हिंग मी ओव्हर. रिक्ता, आम्हाला एक सांगा की नेमकं गिग वर्कर म्हणजे नेमकं काय आणि तुम्ही ज्या क्षेत्रात काम करता त्या कामगारांविषयी किंवा त्यांच्याविषयी थोडं आम्हाला माहिती द्या. ओके. सो माय मराठी इज़ नॉट दैट ग्रेट, तो मैं हिंदी में आपके सवाल का जवाब देती हूँ. तो गिग वर्कर एक अम्ब्रेला टर्म है उन सभी वर्कर्स के लिए जिनका किसी भी प्लेटफॉर्म कंपनी या जो डिजिटल ऐप कंपनी है उनके साथ एक 0 आवर कॉन्ट्रैक्ट होता है. इसका मतलब ये है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट उस कंपनी के साथ सिर्फ और सिर्फ उस जॉब को ख़त्म करने के टाइम का होता है. तो जैसे आप जोमेटो में देखते हैं एक डिलीवरी वर्कर का, या अर्बन कंपनी में देखते हैं एक होम सर्विसेज प्रोफेशनल का. कंपनी के साथ उनका संबंध तभी है जब उनका काम चालू होता है और तब तक जब उनका काम बंद हो जाता है. इनके पास कोई कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होते हैं, इनको एम्प्लॉय नहीं माना जाता है, वर्कर भी नहीं माना जाता है कंपनी का. और साथ ही साथ कंपनी इनको कितना काम देती है कितना नहीं देती है इस पर भी कोई लिमिट नहीं होती है. तो एक बहुत ही पॉपुलर अगर डिस्कोर्स की तरह से देखें तो गिग वर्कर उन सबको बोला जाता है जो अभी ऐप बेस्ड प्लेटफॉर्म्स जैसे स्विगी, जोमेटो, ओला, ऊबर, ठीक है, जहाँ पे इनका जो कॉन्ट्रैक्ट है कंपनी के साथ वो सिर्फ वो एक काम तक सीमित होता है, इनको गिग वर्कर कहते हैं. वो जो अभी गिग वर्कर्स जो बने हैं वो पहले क्या काम करते थे? वो कुछ नया कोई कैटेगरी बना है या कुछ नया ट्रेनिंग लेके वो कुछ गिग वर्कर बने हैं या कुछ पहले कुछ उनका काम का स्वरूप कुछ अलग होता था और अभी आज कुछ अलग है, उसके बारे में क्या बोले? ठीक है. एक्चुअली इससे पहले हमें समझना होगा कि गिग वर्क बना कैसे और फैला कैसे. ठीक है, तो हम देखते हैं कि 2008 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था यूएस में, उसके बाद बहुत सारे लोग जो थे, काफ़ी सारे बैंक्स बैंकरप्ट हो गए थे, उन्हें बेल आउट किया गया था और साथ ही साथ जो असमानता थी अमेरिका में वो बहुत ज़्यादा फैल गई थी. लोगों के कर्ज थे, उन्हें 3-4 काम करना पड़ता था अपना कर्ज चुकाने के लिए. बड़े बड़े बैंक और फाइनेंशियल कंपनीज को तो गवर्नमेंट ने बेल आउट कर दिया, लेकिन जो आम जनता थी उन पे जो कर्ज थे घर के, एजुकेशन के, उसका जो रेट्स है वो बढ़ता गया. राइट. तो जो अमेरिकी वर्किंग क्लास पे जो ये संकट आया था तब जैसे ओला, ऊबर, जो ओला हम इंडिया में देखते हैं, ऊबर जैसी एक कंपनी पार्ट टाइम जॉब्स ऐप के थ्रू करवाने के लिए ऐसे बड़ी बहुत सारी कंपनियां बनी. एक टास्क रैबिट था, एक ऊबर था. पहले दौर में ये सिर्फ एक साइड गिग, इसलिए नाम गिग वर्क है कि आप एक छोटा सा काम है ना अपने घर के खर्चे, अपने कर्जे चुकाने के लिए, आपका एक मेन काम है एक रेस्टोरेंट में काम करना, एक टीचर, ठीक है, और आप फिर एक गिग कर रहे हो थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा कमाने के. ठीक है, तो ऐसे ये गिग वर्क की शुरुआत हुई और तब वो एक सप्लीमेंट्री फॉर्म ऑफ इनकम था कि आपके पास एक गाड़ी है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, है ना, ड्राइविंग करके थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा कमाने के लिए. क्योंकि तब वहाँ पे असमानता इतनी बढ़ रही थी, बेरोजगारी भी अमेरिका में बढ़ रही थी 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद, तो काफ़ी सारे लोग जो है इस गिग वर्क को एक मेन फॉर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट की तरह करने लग गए. क्योंकि जब आपके पास काम नहीं है, रोज़गार नहीं है, तो आप कहीं से भी पैसा कमाने की कोशिश करोगे. इसको देख के जो अमेरिकन, जो वहाँ पे सिलिकॉन वैली के जो टेक फर्म्स हैं, उनको लगा ये तो बहुत ही बढ़िया है, इनको हमें कोई एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स नहीं देना पड़ता है, इनको कोई भी तरीके का हमें है ना खर्चा नहीं करना पड़ता क्योंकि हमारे एम्प्लॉई नहीं है, ना पीएफ ना हेल्थ इंश्योरेंस. तो ऐसे धीरे धीरे करके जो एक साइड हसल या साइड गिग का जो काम का एक प्लेटफॉर्म बनाया था, वो एक तरीके से सारे अलग अलग क्षेत्रों में जो काम करने वाले लोग हैं, चाहे वो डिलीवरी हो, चाहे वो ड्राइविंग हो, चाहे वो सर्विसेज हो, वो गिग वर्क में बदलना चालू हो गए. और ये एक दिन में नहीं हुआ, ये अचानक से नहीं हुआ और काफ़ी पैसा डाला गया है लॉबी ग्रुप्स ने,
ताकि इसको नियंत्रित ना करे अमेरिकन सरकार। तो जैसे हमारा जो इंडियन टेक सेक्टर है वो प्रिटी मच सिलिकॉन वैली के ही छत्र छाया में बड़ा हुआ है। हमारा 75% से ज़्यादा आईटी का एक्सपोर्ट बाहर होता है, ठीक है। हम डोमेस्टिक मार्केट के लिए आईटी सर्विसेज और गुड्स नहीं बनाते हैं। तो हमारे जो देश के जो टेक कंपनीज हैं उन्होंने भी देख के सोचा कि ये तो बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पे जो पॉपुलेशन है जिसको ऐसे सर्विसेज की ज़रूरत है वो अमेरिका से तो काफ़ी बड़ा है। और यहाँ पे लोग हैं जो काम करना चाहते हैं, रोज़गार नहीं है वो भी बहुत ज़्यादा है। तो क्यों ना हम यहाँ पे भी ऐसी चीज़ें स्टार्ट करें। और इंडिया में भी अभी तक अगर आप देखें गिग वर्क ज़्यादातर लो और मिडिल स्किल्ड वर्कर्स के ही जो काम के कैटेगरीज है उसमें आया है। तो आपका डिलीवरी वर्क हुआ, A to B से आपको सामान डिलीवर करना है, चाहे वो एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए हो या एक रेस्टोरेंट के लिए हो। घर पे सर्विसेज देना, आपके जो इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर्स, कारपेंटर्स जो एक असंगठित क्षेत्र में होते थे अब वो इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू घर पे आके सर्विसेज देते हैं। वैसे ही ब्यूटिशियंस और हाउस कीपिंग स्टाफ, सो जो भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो वर्कर्स होते थे या जो छोटे दुकानदार होते थे, जो स्मॉल सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेसेस जिनको हम कह सकते हैं, उनको इन्होंने अभी एक तरीके से ऑर्गेनाइज किया है, उनको संगठित किया है इस काम के क्षेत्र में। अच्छा, लेकिन जब पहले ये जो कंपनी ने इन लोगों को काम देना शुरू किया, उसके पहले ये लोग तो अपना खुद का बिजनेस या कुछ अपना जैसे सेल्फ एम्प्लॉयड है उस तरह से काम करते थे। उस वक्त उनकी कमाई और या जो उनका हालत थी और अभी जो ये कंपनियां आने के बाद जो हालत है उसमें क्या बदलाव हुआ है, एक। और दूसरी बात है कि जो पीस बेस वर्क होता है, मतलब हम लोग पहले कुछ उदाहरण है जैसे पापड़ की एक इंडस्ट्री है जो हमने देखा कि लिज्जत पापड़ घर घर बेचा जाता है और उनको पीस रेट से कुछ वेजेस दिया जाता है। तो इन लोगों के साथ भी ऐसा ही है या फिर इन कंपनियों का ऑपरेशन अभी कैसे चल रहा है और जो पहले के काम में और इसमें क्या बदलाव है और तकलीफें बढ़ी है, वेजेस बढ़े हैं या क्या है, मतलब उसके बारे में थोड़ा सा हम जानना चाहें। हाँ बिल्कुल। देखिए, काम तो बदला नहीं है, ठीक है। पहले क्या होता था कि एक रेस्टोरेंट होता था, वो एक दो उनके लड़के हायर करके रखते थे, उनको मंथली बेसिस पे सैलरी देते थे, है कि नहीं। आप ऑर्डर करते थे फ़ोन से और वो फिर आपको सामान बेचते थे। शायद रश आवर के बेसिस पे आपको वो आधे घंटे में मिलता या 1 घंटे में मिलता, बट एक लोकल जो आपकी इकोनॉमी है आपके घर के अराउंड, ऑलरेडी ऐसे लोग थे। सर्विसेज की बात करें, एक कारपेंटर को हमेशा जानते थे, उसका नंबर होता था आपके फ़ोन पे, राइट। तो जो काम है वो बदला नहीं है, जिस माध्यम से अब वो कस्टमर के टच में आते हैं वो बदला है। और ये क्यों हो रहा है इसके बारे में मैं थोड़ा बताती हूँ। देखिए, हमारे देश में जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो इतना बड़ा नहीं है, तो एक सर्विसेज सेक्टर हमारा जो है काफ़ी, अगर आप आईटी जब से चालू हुआ है सेक्टर, आप देखें तो सर्विसेज सेक्टर में बहुत बढ़ोतरी हुई है। इसमें क्या होता है कि ऑलरेडी काफ़ी कंपटीशन है। आपका जो लोकल बिजनेस है वो आपको बहुत कंपेटिटिव रेट्स में चीज़ें दे सकता है, चाहे वो एक किराने की दुकान हो या वो एक ब्यूटिशियन हो, ठीक है। तो अगर एक कंपनी को आके इस फील्ड में प्ले करना है तो उन्हें पूरा मार्केट कैप्चर करके एक मोनोपोली बनना पड़ेगा, तभी वो मुनाफा कमाएंगे आगे जाके। इंडिया में भी जब उबर पहली बार आया था वो 1 बिलियन से ज़्यादा डॉलर ले गया था। 1 बिलियन डॉलर जब यहाँ पे 2010 या 12 के टाइम आए थे, वो 1 बिलियन डॉलर सिर्फ कस्टमर्स को अक्वायर करने के लिए लेकर आए थे। तो उनका जो शुरुआती एजेंडा होता है वो यही होता है कि हम इस मार्केट को मोनोपोलाइज कैसे करें। चाहे वो आपको कुछ भी कहे, चाहे वो आपको कहें कि हम एम्पावर कर रहे हैं, माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स बना रहे हैं, उनका जो मुख्य ऑब्जेक्टिव है वो है एक मोनोपोली बनाना उस सेक्टर में। तो जैसे उबर आए यहाँ पे, उन्होंने क्या किया, फ्री राइड देने चालू कर दिए। आपको याद होगा, आप रेफरल्स दे सकते थे, 5 फ्री राइड्स आपको मिलेंगे अगर आपने आपके 4 दोस्तों को बताया, ठीक है। तो इतना भारी भरकम वेंचर फंड्स लेके, इन्वेस्टमेंट लेके ये आते हैं ताकि वो रेट्स इतना गिरा दे और जो छोटे बिजनेसेस हैं, छोटे व्यापारी हैं, उनको उस रेट्स में वो कंपेटिटिव दाम तो ऑफर नहीं कर पाएंगे। अगर आप किसी को फ्री राइड्स दे रहे हो, वो डिस्काउंटेड राइड्स ही दे पाएगा, नहीं तो और कुछ नहीं कर पाएगा। तो इसी तरीके से इन कंपनियों ने धीरे धीरे आके जो यहाँ के जो कस्टमर्स हैं उनको भारी भरकम डिस्काउंट देके अक्वायर किया और ये पैसा
ज़्यादातर अमेरिकन वेंचर कैपिटल फंड से आया है। ठीक है, हमारे देश के भी बड़े बड़े पूंजीपति इसमें पैसा लगाते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये अमेरिकन फाइनेंस कैपिटल कंपनीज का इन्वेस्टमेंट है। तो इस ब्लड ट्रांसफ्यूजन के साथ इन्होंने भारी डिस्काउंट देके ग्रोसरी स्टोर्स के कस्टमर्स को अक्वायर किया है, होम सर्विसेज के जो कस्टमर्स हैं उनको अक्वायर किया है, और साथ ही साथ छोटे छोटे जो हमारे रेस्टोरेंट्स हैं उनके कस्टमर्स को अक्वायर किया है। पहले इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने कहा कि हम डिलीवरी आसान करते हैं आपके लिए, ग्रोसरी डिलीवरी, रेस्टोरेंट्स से खाना पिकअप करके देना, ठीक है, कार आपके घर तक आना। फिर धीरे 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 जैसे इनके मार्केट पे पकड़ बैठ गई, इन्होंने जो 10 साल में जो डेटा इकट्ठा किया है कस्टमर्स का, वेंडर्स का, उससे ये अपने खुद के बिजनेसेस चालू करने लग गए। तो आप जैसे देखते हो कि जोमेटो पे एक डार्क स्टोर, जोमेटो के ही किचन्स चलते हैं अभी, एक ही छोटे से रेस्टोरेंट में ये एशियन भी बनाते हैं, मैक्सिकन भी बनाते हैं, लेबनीज भी बनाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि एक गिवन एरिया में कितनी चीज़ का क्या डिमांड है, जो एक छोटे रेस्टोरेंट को नहीं पता है। सेम आपने देखा है कि स्विगी ने भी अपने इंस्टामार्ट्स खोल दिए, राइट? तो इनका जो मुख्य ऑब्जेक्टिव था मोनोपोली बनाने का, वो शुरुआती दौर में ज़्यादातर लोगों को नहीं पता था, लेकिन अब अगर आप देखते हैं तो वो डायरेक्टली compete कर रहे हैं छोटे दुकानों से, छोटे सर्विस प्रोवाइडर्स से और छोटे बिजनेसेस से। और ये इसलिए क्योंकि जो ज़रूरत की वस्तुएं हैं वो तो लोगों को चाहिए ही चाहिए। मैं चाहे फिल्म देखने ना जाऊँ, मैं दूध रोज़ खरीदूंगी, और अगर आप उस सारे कस्टमर्स को कैप्चर कर लेते हो तो एक मोनोपोली बना देते हो, तो थोड़े टाइम में आप अपनी रेट्स फिर से लागू कर सकते हो। तो आपका जो दूसरा सवाल था कि इसमें चीज़ें बेहतर हुई है, क्या बदलावे आए हैं, ठीक है। शुरुआती दौर में जैसे मैंने कहा था, अंधाधुंध पैसा फेंका गया है, लिटरली फेंका गया है। एक ज़माना था जब स्विगी के लोग भी एक महीने में 50-50 हज़ार रुपये तक कमाते थे, 8-10 घंटे की शिफ्ट करके। वीकेंड्स में उनको बहुत इंसेंटिव्स मिलते थे, उन्होंने अपने घर बदले, उन्होंने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में डाला। ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा था इट वॉज टू गुड टू बी ट्रू फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, राइट? सेम ओला में भी 1-1 लाख 1.5 लाख की कमाई हो रही है, आपको इंसेंटिव्स पे इंसेंटिव्स मिले जा रहे हैं। सरकार भी करे कि एक न्यू एज एम्प्लॉयमेंट है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये भविष्य का काम है। मतलब लोगों को लगता है कि अगर लोगों को पैसा मिल रहा है तो उसमें प्रॉब्लम कहाँ पे है? फिर प्रॉब्लम ये है कि आपका जो ये अंधाधुंध बेशुमार पैसा आप उड़ा रहे हो, वो कभी ना कभी तो वसूलना पड़ेगा ना। तो जैसे आप अगर $1 बिलियन के साथ एंटर कर रहे हो मार्केट में सिर्फ कस्टमर्स को डिस्काउंट्स देने के लिए और वर्कर्स को इंसेंटिव्स देके इस क्षेत्र में लाने के लिए, जो आपको फंड कर रहे हैं वो आपसे 300 गुना पैसा वापस एक्सपेक्ट भी करते हैं। तो धीरे धीरे क्या देखा हमने, धीरे धीरे अलग अलग कंपनियों में जो ये बहुत अच्छा पैसा मिलता था वर्कर्स को, वो जो पीस रेट जैसे आपने कहा था, राइट, वो घटने लग गए, इंसेंटिव्स घटने लग गए। जहाँ पे पीस रेट नहीं मिलता था वहाँ पे कमीशंस बढ़ने लग गए, राइट? तो ये एक दिन में नहीं हुआ, ये धीरे धीरे करके हुआ है। और जैसे आपने देखा था कोविड से पहले भी बेरोजगारी दर हमारे देश में बहुत ज़्यादा थी। कोविड के बाद तो मतलब बहुत बढ़ गया है, बट ऐसा नहीं था कि उससे 1-2 साल पहले सब ठीक था। ज़्यादातर लोग जो गिग वर्क पकड़ रहे थे, आपको ये कहानियाँ सुनने को मिलती थी कि एक PhD जोमेटो में डिलीवरी कर रहा है, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब्स नहीं थे, परमानेंट एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा था। इंटरिम दौर में पैसा कमाने के लिए बहुत मतलब ओवर क्वालिफाइड लोग भी डिलीवरी वर्क कर रहे थे, और ऐसे मतलब ऐसा लगता था कि ये उनके लिए एक रोज़गार का जरिया भी बन सकता है। लेकिन ये जो कहानियाँ हमको सुनने को मिलती थी वो ज़्यादा देर तक नहीं चली, क्योंकि जैसे ही कोविड की आपदा आई उसके बाद लगातार इन कंपनियों में वेतन की कटौती हुई है, समय के घंटे बढ़े हैं, और साथ ही साथ बहुत ही छोटे छोटे कारणों से लोगों को काम से बेदखल किया जा रहा है। तो वो जो एक ज़माने में गिग वर्क को लेके सरकार, मीडिया, सिटीजन्स भी, जो हमारे सिविल सोसाइटी है, जो सब इस भविष्य के काम का गुणगान करते थे, ऑलमोस्ट 2 साल में उसका जो पूरा जो डार्क साइड है, जो अंडरबेली है, वो हमें साफ साफ दिखाई देने लग गया। ये गिग वर्कर्स जो है अपने इन्वेस्टमेंट से कंपनी के ऑपरेशंस को सब्सिडाइज करते हैं। कंपनी इनको बिजनेस पार्टनर बोलती है, एग्जीक्यूटिव बोलती है, बहुत सारे अच्छे अच्छे टर्म्स फेंकती है, लेकिन इनके पास कोई प्रोटेक्शन नहीं होता है।
अगर ये किसी भी पॉलिसी के खिलाफ आवाज़ भी उठा देते हैं, इनकी परमानेंटली आईडी ब्लॉक हो जाती है, मतलब इनको कभी काम नहीं मिलता है। तो हमको फिर कोविड के जैसे ही शुरुआती दौर में इनको एसेंशियल वर्कर्स बोल के मीडिया में इनको सेलिब्रेट किया जा रहा था, साथ ही साथ इनके जो वेतन है उसमें इतनी भारी भरकम कटौती आई, इनके जो काम के घंटे हैं वो इतने ज़्यादा कर दिए गए, और साथ ही साथ जब भी वर्कर्स इसके खिलाफ आवाज़ उठाते थे उन्हें तुरंत कंपनी से बेदखल कर दिया जाता था, और ये प्रिटी मच पिछले 2 साल से लगातार होते जा रहा है। हाँ, वही अभी ऐसा है कि जो लोग गिग वर्कर कह के इस काम को शुरू किए थे, लेकिन अभी ये उनका एक मेन एम्प्लॉयमेंट हुआ है। मतलब हम कल जो मीटिंग हुआ उसमें हमने देखा कि जो वहाँ पे वर्कर आए थे वो कंपनी उनको पार्टनर बुलाती है। मतलब और एक बहुत अहम मुद्दा है कि उनको पार्टनर बुलाकर उनके जो कामगार बोल के या फिर श्रमिक बोल के जो हक है उनको छीनना, मतलब उनको वो ना मिले उसकी ये योजना बना रहे। दूसरी बात ये हमने कल देखा कि उनके जो अनुभव है वो बहुत ही मतलब मन को दुख देने वाले थे कि कितनी पीड़ा के साथ वो अभी वो काम कर रहे हैं। कुछ लोगों ने हमें बताया कि उनको आत्महत्या करने का मन करता है। तो इन सब अनुभवों को आपने जब कल सुना तो क्या मुद्दे निकलकर सामने आए हैं जिनके ऊपर आप गिग वर्कर यूनियन काम करना चाहती है या काम कर रहे? बिल्कुल। देखिए, हमारा एक मानना है कि जो गिग वर्कर है, प्लेटफॉर्म वर्कर है, देखिए हम कंपनी के डेफिनेशन से तो नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि कंपनी का एजेंडा क्या है। वो कम से कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाना चाहती है। देखिए, अब अगर मुझे एक जगह में 100 लोग चाहिए, मुझे 100 लोगों को काम पे रखना पड़ेगा, राइट? उनको काम देना पड़ेगा, और मुझे पता नहीं है डिमांड सप्लाई कैसे ऊपर नीचे जाएगा। इनके लिए बहुत आसान हो जाता है हायर एंड फायर करना गिग वर्क के कारण, क्योंकि ये एम्प्लॉयज़ नहीं माने जाते हैं, इनके वर्कर्स नहीं माने जाते हैं। तो जब काम आ गया तो दे देंगे, जब नहीं है तो आपका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। साथ ही साथ इनका जो भी सोशल सिक्योरिटी होता है, जैसे पीएफ, पेंशन्स, मैटरनिटी बेनिफिट्स, ये कुछ भी नहीं देना पड़ता है इनको। तो फॉर द कॉर्पोरेट्स, दीज कंपनीज, दीज multi-billion dollar companies, not calling them workers is beneficial to them. उनको प्रॉफिट्स मिलते हैं इससे, क्योंकि उन्हें खर्चा नहीं करना पड़ता है अपने कामगारों पे। हमारी सरकार भी जो है उन्होंने बहुत वेगली डिफाइन किया है गिग वर्क क्या है। ठीक है, वो कहते हैं कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो ट्रेडिशनल एम्प्लॉय रिलेशन से बाहर आता है, चाहे वो ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म पे सर्विसेज दे रहा हो, जो भी हो, उसको हम एक गिग वर्कर या प्लेटफॉर्म वर्कर बोलेंगे। आई मीन इस डेफिनेशन से तो सभी हमारे देश में इस कैटेगरी में आ जाते हैं। तो हमारा क्या मानना है, वर्कर्स का क्या मानना है, वो क्या समझते हैं, वो हमारे लिए एक अहम सवाल था। और इसी सवाल के साथ हमने ये गिग वर्कर यूनियन का गठन भी किया था 2020 में, जब कोविड के दौरान हमने हर शहर में, हर क्षेत्र में, हर कंपनी में बहुत बड़े बड़े स्पॉन्टेनियस प्रोटेस्ट, वाइल्ड कैट स्ट्राइक्स होते हुए देखे। हमारा मानना ये है, ये जो रिलेशनशिप जो है कंपनी और इस एग्जीक्यूटिव या पार्टनर के बीच में, वो एक एम्प्लॉय रिलेशनशिप ही है। काम करने के तरीके शायद थोड़े अलग हो सकते हैं कि आप ऐप के थ्रू कनेक्ट कर रहे हैं, आपका कोई ऑफिस नहीं है, बट 2-3 मुख्य चीज़ है। एक तो आपको काम कौन दे रहा है, कस्टमर आपके पास डायरेक्टली तो नहीं आ रहा है, कंपनी ही दे रही है। दूसरा, आपके काम की क्वालिटी पे कितना कंट्रोल है, बहुत ज़्यादा कंट्रोल है। कंपनी से आपको शर्ट तक खरीदना पड़ता है, बाइक आपको लगाना पड़ता है, आपको एक्सीडेंट भी हो गया और आप जॉब कैंसिल नहीं कर सकते हो, तो कंट्रोल तो बहुत ज़्यादा है कंपनी का। ठीक है, और तीसरा, आप क्या इस प्लेटफॉर्म पे ज़्यादातर निर्भर हो अपने घर के खर्चे के लिए। जितने भी आप गिग वर्कर्स देखते हो, कंपनी की ऑपरेशनल पॉलिसीज ही ऐसी है कि वो इंसेंटिव कमाना है, या अगर आपको ऐप पे रहना भी है, आपको 10 घंटे मिनिमम काम करना पड़ेगा, तो वो कहाँ जाके किसी और प्लेटफॉर्म में काम करेगा। That is no more gig work, it is prime work. इट्स जस्ट प्राइमरी वर्क। ठीक है, हाँ, हो सकता है कि इसमें से एक कुछ परसेंटेज, ठीक है, इसको एक पार्ट टाइम के तौर पे देख रहे हो। आप मुझे बताइए, 15 रुपए अगर आपको पर डिलीवरी मिल रहा है, कौन करेगा ये ऐसा प्लेटफॉर्म, पार्ट टाइम वर्क प्लेटफॉर्म पे, राइट? तो ये जो भी नैरेटिव बनाया जा रहा है, इनको इनके अधिकारों से वंचित रखने के लिए, हमारा जो एक 100 रुपए की जो लड़ाई है हमारी, ठीक है, 1 रुपए की लड़ाई तो वही है कि कंपनी अभी अपना वेतन काट रही है, आपके
समय बढ़ा रही है, तो उस पर कंपनी लेवल पे हम वर्कर्स को संगठित करते हैं। लेकिन हमारी जो 100 रुपये वाली लड़ाई है, जो 100 रुपये वाला मुद्दा है, वो यही है कि इन्हें जो एग्जिस्टिंग लेबर लॉज है उसके प्रोटेक्शन के अंडर लाया जाए जहाँ पे भी पॉसिबल है। और हो सकता है कि डिलीवरी वर्क में शायद थोड़ी परिस्थितियाँ अलग हो, लेकिन अगर आप होम सर्विसेज वर्क में देखते हैं तो ये ज़्यादातर निरंतर एक ही प्लेटफॉर्म के लिए काम कर रहे होते हैं। अर्बन कंपनी एक है, हाउस ड्रॉ, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है। तो इन्हें फॉर्मल एक एम्प्लॉई का दर्जा दिया जाए, एक वर्कर का दर्जा दिया जाए, और एक एम्प्लॉई या एक वर्कर को मिलने वाले सारे सुविधाएं, सोशल सिक्योरिटी, और साथ ही साथ एक संगठित होके अपने यूनियन बना के अपने हकों के लिए कलेक्टिव बार्गेन करने का भी हक इन्हें मिलना चाहिए। ये हमारा एक अहम मुद्दा है गिग वर्कर्स को लेके। मुझे लगता है कि कल हमने जब सुना लोगों को, तो जो होम वर्कर्स है या जो ब्यूटिशियंस है, उनके ज़्यादातर वो महिलाएं हैं, लेकिन जो कॉल या जो कुछ उनको काम दिया जाता है, तो उसके तहत उनकी जो सिक्योरिटी है उसका एक अहम मुद्दा, क्योंकि बहुत सारे वहाँ के जो बिल्कुल वर्कर वुमेन थी, तो उन्होंने जो कुछ अनुभव शेयर किए, तो उसमें बहुत सारी सिक्योरिटी जो है या सेफ्टी है उसके बारे में इश्यूज उन्होंने डिस्कस किए। तो उसके बारे में आप क्या बताएंगे? जी बिल्कुल। देखिए, ये कंपनी ऐसा दावा करती है कि इनका कोई रिश्ता ही नहीं है इनके साथ, ये स्वतंत्र कारीगर है। मतलब रास्ते चलते वो ऐप ज्वाइन कर दिए उन्होंने और ऐप्स पे काम करना चालू कर दिया। जब उनकी मर्जी होती है वो काम करते हैं, जब मर्जी होती है वो काम नहीं करते। एक ऐसा नैरेटिव बनाया जाता है। हम मीटिंग्स में बैठे हैं गवर्नमेंट्स के साथ और लेबर डिपार्टमेंट्स के साथ, और इन कंपनी की जब बातचीत सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि भाई इनको तो हम जानते ही नहीं है, ठीक है। लेकिन ये जितना इनको स्वतंत्र बनाते हैं उतना ही ज़्यादा सेंट्रलाइजेशन इनके काम के कंडीशंस पे है, और ये एक फैक्ट है। लेकिन क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं लेना चाहते हैं इन वर्कर्स की, ठीक है, और ये सिर्फ अर्बन कंपनी के वर्कर्स तक सीमित नहीं है। हमने कितने बार देखा है डिलीवरी वर्कर्स को लिफ्ट नहीं लेने दिया जाता है, ठीक है। अगर कोई मुस्लिम वर्कर आ जाता है तो उसकी पिटाई हो जाती है किसी के घर में, राइट। अर्बन कंपनी में महिला ब्यूटिशियंस को मेल कस्टमर्स फेक बुकिंग्स करते हैं फीमेल्स के नाम पे, और उन्हें घर बुला के बोलते हैं हमारी वैक्सिंग कर दो। और तभी अगर इनको वेरी सीरियस, अगर उनको कोई भी मदद की ज़रूरत है कंपनी से, तो एक SOS, एक इमरजेंसी कॉल होना चाहिए, उस कस्टमर को ब्लॉक कर देना चाहिए। वर्कर्स को क्या मिलता है? एक चैटबॉट जो ढंग से काम भी नहीं करता है। और फिर जब जाके ये कंप्लेन करते हैं मैनेजर्स को या कॉल सेंटर पे, तो वो बोलते हैं कि हाँ मैम, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते, हम क्षमा चाहते हैं। एक पुलिस कंप्लेन दर्ज करना, उस कस्टमर को ब्लॉक करना। हमने तो ये तक सुना है कि कभी कभी वो सेम कस्टमर उस वर्कर के पास आ जाता है। तो ये जो कस्टमर इज किंग जो अडाज है, वो ये लोग इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि उनके लिए ये जो वर्कर्स हैं वो ह्यूमंस नहीं है, वो यूनिट्स हैं जो उनके लिए बस काम करते रहे, कुछ ना कहे, उनसे वेतन ना मांगे, उससे समय के घंटे पर डिस्कशन ना करे, किसी भी चीज़ पे वो बात नहीं करना चाहते हैं। उनके लिए वो एक बटन के समान है जिनको वो ऑन या ऑफ कर सकते हैं। और इसीलिए हम जब भी किसी भी स्ट्राइक पे जाते हैं, वर्कर से बातचीत करते हैं, जो मेन मुद्दा जो निकल के आता है वो यही है कि एक ज़माना था जब काम अच्छा था हमारे लिए, और वो इनिशियल स्टेज था जब वो मार्केट कैप्चर करना चाहते थे, वो दुकानें बंद करना चाहते थे, और अब वो इस स्टेज पे आ गए हैं कि उन्हें अपनी प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट बैलेंस करने हैं, राइट। तो अब कोई भी आप गिग वर्कर से अगर आप बात करेंगे, ठीक है, आप बोलेंगे अगर आपको एक काम जॉब मिले, एक परमानेंट जॉब मिले, क्या आप ये करोगे? वो बोलेंगे नहीं। अगर आप उनसे पूछेंगे कि अभी जो परिस्थितियां हैं, क्या आपको लगता है कि आप ये कंटिन्यू कर पाओगे? वो बोलेंगे नहीं। आप पूछेंगे उनसे कि आपको लगता है कि आप पार्टनर हैं? वो बोलेंगे हम इनके गुलाम हैं। और कंपनियों के लिए बहुत आसान होता है कहना कि अगर आपको काम नहीं करना है तो मत कीजिए, छोड़ दीजिए। क्यों? बट वो जानते हैं कि बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है और साथ में महंगाई इतनी ज़्यादा है कि लोग मजबूरन काम करेंगे इन प्लेटफॉर्म्स पे। यही तो कामगारों की हालत हो गई। जो कंज्यूमर है, जहाँ पे जो जिनको सर्विसेज मिल रही है,
उनको तो सस्ते में सर्विसेज मिल रही है, क्योंकि अगर एक स्विच बिठाना है तो वो उसको 30 रुपए में बिठा के मिल रहा है, अगर 50 रुपए में, या फिर किसी को नल बिठाना है उसको और सस्ते दामों में मिल रहा है। लेकिन अगर हम बाहर से प्लम्बर को बुलाते तो महंगा मिलता है, तो वो कंज्यूमर को तो सस्ता मिल रहा है। बिल्कुल। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो कंज्यूमर है या फिर जो आम जनता है, उनमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये ऐसी परिस्थिति है। तो बिल्कुल मुझे लगता है कि लोगों ने इन गिग वर्कर्स के इस प्रॉब्लम को किस तरह से देखना चाहिए, या फिर इन कंपनियों को अकाउंटेबल करने के लिए लोग क्या कर सकते हैं, या वो लोग इन कामगारों की ये जो मूवमेंट आप चला रहे हैं उसके साथ क्यों जुड़े। मतलब लोगों को तो फ़ायदा, मॉनेटरी बेनिफिट हो रहा है, लेकिन उसके आगे जाके क्या देखना चाहिए जिससे ये लोग मतलब लोगों को आप अपील कर सके कि उनके साथ जुड़े, या इनको कुछ सहानुभूति दे, सपोर्ट करे, सॉलिडरिटी दिखाए। ये किन मुद्दों पे वो कर सकते हैं? देखिए, कस्टमर्स को आज बेनिफिट मिल रहा है, एक बार ये मोनोपोली बन जाएंगे तब तो नहीं मिलेगा। जैसे जियो ने किया कि पहले बिल्कुल। फ्री दिया गया और फिर बाद में। बिल्कुल। अमेरिका में जो उबर है वो डायरेक्टली लॉबी करती है उनके फेडरल गवर्नमेंट को पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन फंडिंग कट करने के लिए, ठीक है, और हम उनसे कुछ 5 साल या 7 साल पीछे है, ठीक है। तो जब ये लोग यहाँ पे अपना बिजनेस मोनोपोली है वो बैठाएंगे, अल्टीमेटली जो कस्टमर है उस पे ये भारी पड़ेगा। और ये ऑलरेडी हम देख रहे हैं, राइट। ओला और उबर एक जमाने में बहुत सस्ते हुआ करते थे, अब वो अनअफोर्डेबल है। जो पेट्रोल का कॉस्ट है वो भी कस्टमर पे ही आ रहा है। तो हमें ये समझना होगा कि जब तक ये कंपनियां नियंत्रित नहीं होती है, और तो कस्टमर्स को ना सिर्फ गिग वर्कर्स की इस लड़ाई में उन्हें प्रोत्साहन देना चाहिए, उन्हें सरकारों को भी पॉपुलर प्रेशर बिल्ड करना चाहिए ऐसे कंपनीज को। हमारे जो देश के कानून हैं उन पे लागू होने चाहिए, ताकि हम कहते हैं फ्री मार्केट, राइट। फ्री मार्केट नहीं है ये, ठीक है। फ्री मार्केट वो होता है जिसमें जो छोटा व्यापारी है उसको भी उतने प्रोटेक्शंस मिलते हैं जो एक बड़े व्यापारी को, एक बड़े कॉर्पोरेट को मिलने चाहिए, ठीक है। हम देखते हैं कि बड़े कॉर्पोरेट्स के कर्जे माफ़ होते रहते हैं, 2 लाख करोड़, लाखों करोड़ों में कर्जे माफ़ होते रहते हैं। कोविड में छोटे दुकानदारों को क्या मिला? क्या एक भी इंटरेस्ट फ्री लोन मिला? कुछ नहीं मिला उन्हें। तो हमारा जो सिस्टम है वो एक्चुअली ये मोनोपोली जो क्रिएट करना चाहते हैं उसको सपोर्ट करता है। चाहे आप ट्रांसपोर्ट सेवाओं की निजीकरण को देखिए, चाहे इन पे लगते हुए कॉर्पोरेट टैक्स को घटते हुए देखिए, राइट। तो अगर जो कस्टमर है उसको ये समझना होगा कि जो गिग वर्कर्स की लूट हो रही है अभी, और मैं इसे लूट कहूँगी, बाइक उनका, फोन उनका, डेटा उनका, यूनिफॉर्म भी वो खरीद रहे हैं, प्रोडक्ट्स जो वो कस्टमर के घर में इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर एक ब्यूटिशियन जा रही है वो भी वो खरीद रहे हैं, और सिर्फ मुनाफा कंपनी का। एक्सीडेंट हुआ तो इंश्योरेंस भी नहीं मिलता है इन्हें। तो कस्टमर्स को ये रियलाइज करना होगा कि ये जो कंपनी की लूट है इनकी कन्वीनियंस के नाम पे की जा रही है। अगर वो इन सेवाओं का इस्तेमाल करते हैं तो वो उस लूट में शामिल है। लेकिन हमारे अभी मतलब आधुनिक तरीके आ गए हैं हमारी जिंदगी में, इन्हें नकारना पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये जरूर डिमांड कर सकते हैं कि आपके वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा मिले, उन्हें उनके काम का सही दाम मिले, और ये पॉपुलर प्रेशर कस्टमर्स डाल सकते हैं। अभी जो आप अलग अलग जगह पे कल पुणे में आपने लेबर कमिश्नर के साथ बात की, परसों आप मुंबई में जाने वाले, या फिर नोएडा में भी आपने कुछ लेबर कमिश्नर से बात की। तो आप क्या प्रमुख डिमांड्स सरकार के सामने रख रहे हैं, और आगे की रणनीति क्या है? बिल्कुल। अभी जो हम कैंपेन कर रहे हैं वो अर्बन कंपनी के वर्कर्स के एक मुद्दे पे है। कंपनी इनसे भारी भरकम फीस लेती है किट और ट्रेनिंग और ऑनबोर्डिंग के नाम पे। अलग अलग कैटेगरीज के लिए ये 20,000 से 75,000 तक जा सकता है एट द टाइम ऑफ जस्ट। काम मुझे मिलना चाहिए इसलिए कंपनी को पैसा देना है। वो उसको बोलती है कि प्रोडक्ट किट खरीद रहे हैं आप, बट उसमें इतना मार्कअप होता है, तो एक तरीके से मान ही लीजिए कि वो कंपनी में काम करने के लिए आप पैसा ले रहे हैं। हाँ, आपको एक बैग दिया जाता है जिसमें आप कुछ इक्विपमेंट देते हैं, हीटर, वैक्स हीटर फॉर अ ब्यूटिशियन। हाउसकीपिंग के लिए अलग होती है वो इक्विपमेंट, और केमिकल्स जो हाउस क्लीनिंग के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो किट के नाम पे और ट्रेनिंग के नाम पे इनसे पैसा लिया जाता है। इनको ऐप पे काम करने देते हैं,
हर महीने की शुरुआत में अर्बन कंपनी अपने इन वर्कर्स से एक शुल्क लेती है, एक सब्सक्रिप्शन फी लेती है, जैसे हम किसी न्यूज़ चैनल्स को देते हैं ना, वैसा एक सब्सक्रिप्शन फी लेती है और कहती है कि इसके बदले में हम आपको 40 जॉब देंगे। तो अगर आप अर्बन कंपनी का नाम हटा देते और बोलते हैं कि ये ना देखिए एक कंपनी है कह रही है मुझे 3,000 रुपये दो, मैं तुम्हें 40 काम दूंगा मंथ के, आप क्या बोलते? आप क्या बोलते? स्कैम है, स्कैम है। फिशी लग रहा है कुछ, राइट? क्योंकि वो एक अर्बन कंपनी का नाम आ जाता है तो लोग कहते हैं हाँ ठीक है, कंपनी मांग रही है तो कर लो, ये तो मत काम करो। ये सब्सक्रिप्शन फी देने के बावजूद कंपनी ऐसे शर्त लेके आ रही है कि वहाँ पे जो भी वर्कर्स हैं उनकी आईडी परमानेंटली ब्लॉक हो रही है। वो कहते हैं कि आप महीने में 3 से ज़्यादा कैंसिलेशन नहीं कर सकते हो। वो कहते हैं कि आपका जो रेटिंग है 5 में से हमेशा 4.7 होना चाहिए। वो ये भी कहते हैं कि 10 में से 7-8 जॉब्स आपको उठाने ही उठाने हैं, ठीक है? तो फिर ये कहाँ के स्वतंत्र कारीगर हुए? फिर तो वो फुल टाइम वर्कर की तरह ही काम कर रहे हैं। और अगर इन पैरामीटर्स में आप खरे नहीं उतरे, हर महीने आपको ये हाई रेटिंग, नो कैंसिलेशन, हाई जॉब एक्सेप्टेंस होगा तभी हम इस पे रखेंगे, नहीं तो आपको ब्लॉक कर देंगे। और पूरे भारत में क्या हो रहा है कि इनके जो पुराने वर्कर्स हैं वो उनको काम से निकाला जा रहा है, उनकी आईडी परमानेंटली ब्लॉक हो रही है और वो नए लोगों की भर्ती किए जा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स मीट नहीं कर रहे हैं। आप बताइए 15 साल कोई ब्यूटिशियन का काम कर रही हैं, ठीक है, और उन्होंने बारिश में भीग नहीं सकती थी इसलिए एक जॉब कैंसिल कर दिया, या कोई एक्सीडेंट हो गया और उन्हें जॉब कैंसिल करना पड़ा और आप उनको काम से निकाल रहे हो। किसी और कंपनी में ये अगर होता तो आप उनको सीधा लेबर डिपार्टमेंट लेके जाते, हाई कोर्ट लेके जाते। यहाँ पे क्योंकि इनका कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है, रिश्ता जो है कंपनी और वर्कर के बीच में वो डिफाइन नहीं है, इसीलिए इन वर्कर्स को कोई भी जो कानूनी प्रोटेक्शन है वो नहीं मिलता है। तो अभी जो हमारा ये कैंपेन है अलग अलग शहरों में हो रहा है, हमने एक नेशनल सॉलिडारिटी बनाने की कोशिश की है अर्बन कंपनी पार्टनर्स के बीच में, और वो धीरे धीरे बढ़ रही है। उनकी ताकत और एकता के बलबूते पे ही कंपनी 1-2 कदम पीछे भी गई है। तो हमारा मुख्य मांग ये है कि किसी भी पार्टनर को वो परमानेंटली ब्लॉक नहीं कर सकते हैं। परफॉर्मेंस इशू है तो आप परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट पे डालें, 6 महीने का टाइम दे इम्प्रूव करने के लिए। जो परफॉर्मेंस मेट्रिक्स है उसमें वर्कर्स का भी तो से होना चाहिए। आप एसी के कमरे में बैठ के कैसे कर सकते हो ये, ठीक है? तो इन्हीं डिमांड्स को लेके हम अभी सरकारी डिपार्टमेंट्स में जा रहे हैं, क्योंकि एक लेबर कमिश्नर इनके वर्क को डिफाइन कर सकता है। कंपनी चाहे उन्हें पार्टनर बोले या चाचा बोले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो एम्प्लॉई और मतलब वर्क रिलेशनशिप है वो उसमें तो वो डिटरमाइन करेगा कि ये क्या है। क्या सही। अभी हमने देखा कि जो लेबर कोड आए हैं उन्होंने जो 75 साल से 90 साल से जो लड़कर कामगारों ने उनके लिए कानून बनाए थे, एक कानून के लिए लड़ना पड़ा है, कुछ सैक्रिफाइस भी करना पड़ा है। वो अभी ये सरकार लेबर कोड के तहत उसको ख़त्म करना चाहती है। तो इस परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें कि ये जो गिग वर्कर है जिनको वर्कर बोल के भी कोई आइडेंटिटी नहीं है या रिकग्नाइज नहीं किया जा रहा है, तो उनके लिए सरकार ने या फिर कुछ कानून ऑलरेडी है जिसमें इनको न्याय मिल सकता है, या फिर कुछ नए कानूनों की डिमांड आप लोग कर रहे हैं? जी, अगर आप देखें दुनिया भर में, अगर आप देखें जो गिग वर्कर्स का मूवमेंट्स है वो लगातार तेज़ी से फैल रहा है। वर्कर्स ये समझ चुके हैं कि कानूनी रास्ते से भी जो भी उनको जो छोटे जीत हासिल होते हैं, जो कैपिटलिस्ट जो क्लास है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो जीत कुछ दिनों का ही रहता है, ठीक है? अगर आप देखते हैं कि ऊबर का जो यूके में सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि ऊबर के जो ड्राइवर्स हैं वो एम्प्लॉयज़ होंगे और एक टेस्ट के बतौर डिटरमाइन किया जाएगा कि वो पार्ट टाइम है या फुल टाइम है और उनको सारे बेनिफिट्स मिलने चाहिए, ठीक है? तो ऊबर ने क्या किया, 7 घंटे के बाद उनके ऐप बंद करने चालू कर दिए। तो जो एम्प्लॉयमेंट डेफिनेशन है उसके अंडर कोई भी फॉल नहीं करेगा और बेरोजगारी इतनी है कि वो और ड्राइवर्स डालते जाएंगे। तो वर्कर्स ये समझ गए हैं कि जब तक इसको एक राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाया जाएगा, उन्हें एक्चुअली जो हक अधिकार चाहिए जिनसे वंचित रखा जा रहा है वो उन्हें नहीं मिलेंगे। और ये दुनिया भर में हो रहा है। भारत में कुछ सरकारों ने आई थिंक पिछले 2-3 साल से ये जो एक मूवमेंट बन रहा है यहाँ पे,
और काफ़ी मतलब लोगों के भी नैरेटिव में चेंज आया है गिग वर्क को लेके। लेकिन अगर हम अपने सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ और जो रिकमेंडेशंस है उसको देखें तो ऐसा नहीं लगता है कि एटलीस्ट केंद्र सरकार लेवल पे ये समझ आ रही है। नीति आयोग ने एक डॉक्यूमेंट रिलीज़ किया है द बूमिंग प्लेटफॉर्म गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी करके लास्ट ईयर जुलाई में, जिसके तहत वो सारे प्रॉब्लम्स एड्रेस कर रहे हैं कि वेज नहीं मिल रहा है, बहुत हैजार्डस वर्किंग कंडीशंस हैं, सोशल सिक्योरिटी नहीं है। और उनका प्रस्ताव क्या है? एक पब्लिकली फंडेड प्लेटफॉर्म इंडिया इनिशिएटिव बनाते हैं, इन कंपनीज को और टैक्स रिलीफ देते हैं। स्टेट गवर्नमेंट लेवल पे छोटे छोटे वेलफेयर स्कीम्स और ऐसे पॉलिसीज बन रहे हैं। राजस्थान सरकार ने अभी एक पहला स्टेट गवर्नमेंट है जिसने गिग वर्कर्स के लिए एक वेलफेयर फंड अनाउंस किया है, और उसी के चरणों में अभी कर्नाटका, झारखंड ऐसे शहरों में भी राज्यों में भी बात हो रही है। लेकिन उन कानूनों में भी जो मुख्य इशू है जो कि है कि इनका डेफिनेशन क्या है। ना तो ये कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स है, ना तो ये उनका recognition हाँ वो रिकग्निशन नहीं है। तो एक तरीके से उनका ट्राइपार्टाइट बोर्ड बन रहा है, ये एक अच्छी बात है। लेकिन बिना एक मजबूत संगठन के ये जो कानूनें बन भी रही है, इनका इम्प्लीमेंटेशन भी, और ये अधूरे कानून है। एक एक्सीडेंट इंश्योरेंस के लिए आपने एक वेलफेयर फंड अनाउंस किया है, एक ट्राइपार्टाइट बोर्ड बनेगा वर्कर्स का, ये एक वेलकम मूव है। लेकिन उस वेलफेयर बोर्ड को भी, उसका भी संचालन करने के लिए आपको एक बहुत मजबूत संगठन की ज़रूरत होगी गिग वर्कर्स की, और उसी दिशा में हम चल रहे हैं। हमारा मानना ये है कि जब तक एक नेशनल लेवल फाइटिंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा अलग अलग कंपनी के प्लेटफॉर्म वर्कर्स, ऐप बेस्ड वर्कर्स का, तब तक ना तो कंपनियों पे दबाव होगा, ना सरकारों पे दबाव होगा। सही। मतलब हम लोग ये समझ सकते हैं कि गिग वर्कर्स की जो आज की परिस्थिति है, ना घर का ना घाट का, ना तो वो पहले जो काम करते थे, जो सेल्फ एम्प्लॉयड उनके काम करते थे, वो तो इन कंपनियों ने ख़त्म कर दिया। दूसरी बात, अभी जो कंपनी ने मार्केट में जो उनके सर्विसेज के रेट कम कर दिए, उसकी वजह से भी वो सस्टेन करना या फिर सर्वाइव करना उनके लिए मुश्किल हो गया। अभी वो ख़त्म होने के बाद कंपनियां अभी सस्ते दामों में सर्विसेज तो दे रही है, लेकिन लूट फिर जो सर्विस प्रोवाइडर है या जो पार्टनर बोल रहे हैं, एक्चुअली जो वर्कर्स है उनकी हो रही है, और उनके जो हक है उनके, उससे तो उनको वंचित रखा जा रहा है। इस बड़े, और ये बहुत बड़ा तबका है कि मेरे ख्याल से हर किसी के घर में इलेक्ट्रिशियन आता होगा, प्लम्बर आता होगा, हर कोई अपने घर में कोई ब्यूटी पार्लर में जाता होगा। तो ये ब्यूटी पार्लर ख़त्म हो रहे हैं, इलेक्ट्रिशियंस ख़त्म हो रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। हमने इस तरह का एक मोमेंट, इस जो फाइनेंस कैपिटल का एक मोमेंट अगेंस्ट एक जो मोमेंट है, वॉलमार्ट के खिलाफ हमने देखा था। जो बड़े छोटे छोटे दुकानदार थे, जो किराना दुकान थे, उन लोगों ने एक बड़ी मूवमेंट चलाई और वॉलमार्ट को भारत में आने से रोका। तो मेरे ख्याल से वो तो रोक पाए, लेकिन ये संगठित न होने के कारण ये अभी इन कामगारों को झेलना पड़ रहा है। दूसरी बात मुझे आज के डिस्कशन में से ये समझ में आ रही है कि जो कामगार है, उन कामगारों को कोई बेनिफिट नहीं है, कोई सेफ्टी नहीं है। अगर वो कोई, आप जैसे बताया कि कोई अगर मेल कस्टमर के घर पे जा रही है, तो उसको मालूम ही नहीं है कि वो कहाँ पे जा रही है। तो दिस इज़ वेरी सीरियस कि इन सब चीज़ों को अगर देखा जाए तो सरकारों ने उनके लिए भी कुछ सख्त कानून बनाने चाहिए, जिसके आधार पे ये वेलफेयर बोर्ड वगैरह ठीक है। मतलब ये क्या है कि अगर जो प्राइमरी अधिकार है कामगार बोल के, अगर वो मिलते हैं तो वो वेलफेयर बोर्ड ठीक है, लेकिन आपका रिकग्नाइजेशन वर्कर बोल के अगर नहीं होगा तो उस वेलफेयर बोर्ड का तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, थोड़ा बहुत मतलब आपका पैर फ्रैक्चर हो गया है और आप सिर्फ एक ऊपर का मलहम पट्टी करें, इस तरह की वो बात हो गई। तो मुझे लगता है कि ये गिग वर्कर्स, और दूसरी बात कंज्यूमर के बारे में भी है कि जैसे हमने देखा कि जो ने पहले 3 महीना या 6 महीना जो भी है फ्री सर्विसेज दी, और उसके बाद अभी जो है वो कस्टमर को फ़ोन करके धमकी दे के रिचार्ज करो बोलते हैं। अगर ये मेरे फ्रेंड्स के साथ हुआ है कि, तो ये सब चीज़ें अभी कंज्यूमर को भी सहनी पड़ेगी। बिल्कुल कि तो क्योंकि मोनोपोली बढ़ेगी तो रेट्स भी बढ़ेंगे। हाँ। फिर उनके जो सबस्टैंडर्ड प्रोडक्ट है वो भी आपको खरीदने पड़ेंगे। तो इन सब चीज़ों को हम अगर ध्यान रखें तो लोगों से एक अपील है कि आपके घर में जो गिग वर्कर आने वाले हैं उनकी प्रश्नों को समझे, और उनको न्याय मिलने के लिए इन कंपनियों पर दबाव बनाए।
और दूसरी बात है जो गिग वर्कर्स है वो एक देशव्यापी संगठन से जुड़े और एकजुट होकर अपनी आवाज़ को बुलंद करने की कोशिश करें। और सरकारों को एक अपील है कि इन वर्कर्स का जो अधिकार है वो उनके लिए कुछ सख्त कानून बनाकर इनको आगे आने वाली पीढ़ियों में इनका जो शोषण है वो रोकने की कोशिश करें। आज हमारे साथ इन फोकस में रिक्ता आई और उन्होंने उनके काम के बारे में, गिग वर्कर्स के काम के बारे में बात रखी। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।